नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस और दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को आपके लिए दोस्तों लेकर प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों यह वीडियो आपके बिहार पुलिस के लिए और आप जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस के सभी साथियों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। यहाँ आपको फ्री पीडीएफ प्रस्तुत किए जाएंगे। हमारे द्वारा बनाए गए पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है दोस्तों, वहाँ से दोस्तों आप फ्री में ये सारा कुछ पीडीएफ पा सकते हैं। तो दोस्तों कम समय में उससे आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। और उससे पहले दोस्तों आपको बता दें, रोजाना इस प्रकार के वीडियो के लिए अपने जीके जीएस के बेस को मजबूत करने के लिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि दोस्तों अपने जीके जीएस के बेस को आप मजबूत कर सके। और दोस्तों एसएससी एमटीएस का जो आपका मेरिट बनने वाला है, जो आपका रिजल्ट होने वाला है दोस्तों जीके जीएस के बेस से ही होने वाला है। और दोस्तों साथ ही साथ इंग्लिश भी जरूरी है। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। दोस्तों आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। किस महादेश पर एटलस पर्वत स्थित है? तो ए में है दोस्तों एशिया, ऑप्शन बी में अफ्रीका, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी में यूरोप। दोस्तों यदि सही उत्तर की बात करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका महादेश। कौन सा महादेश दोस्तों? अफ्रीका महादेश में एटलस पर्वत स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 में दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है किस महाद्वीप को पठारीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में ए में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में है एशिया, ऑप्शन सी में है यूरोप और ऑप्शन डी में है दोस्तों अफ्रीका, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3, जिसमें कि आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। दोस्तों महालनोबिस मॉडल जो दोस्तों आपका पंचवर्षीय योजना था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का दोस्तों थीम था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों महालनोबिस मॉडल अपनाई गई थी। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी मॉडल को अपनाया गया था, तो दोस्तों आप याद रखेंगे हेरोड डोमर मॉडल। हेरोड डोमर मॉडल दोस्तों आप याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों हेरोड डोमर मॉडल को अपनाया गया था। और दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 1951 से दोस्तों 1951 से 1956 ईस्वी तक, 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक प्रथम दोस्तों आपका पंचवर्षीय योजना चली थी। और दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश के संविधान से हमारे देश में लिया गया है, तो दोस्तों रूस से। कौन सा देश से दोस्तों? ये जो अपनाया गया है दोस्तों, कॉपी की गई है, रूस से की गई है। पंचवर्षीय योजना का प्रावधान दोस्तों हमारे देश में रूस से लाई गई है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन ए में है एशिया, ऑप्शन बी में है यूरोप, ऑप्शन सी में है उत्तरी अमेरिका और दोस्तों ऑप्शन डी में है अफ्रीका। दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका अफ्रीका। सर्वाधिक देश जो है आपके अफ्रीका महादेश में है। सर्वाधिक देश दोस्तों किस महादेश में है? अफ्रीका महादेश में है, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि दोस्तों हमारा जो पृथ्वी है 7 महादेशों में विभाजित है दोस्तों वर्तमान समय में, जिसमें से सबसे बड़ा महादेश आपका एशिया महादेश है। और दोस्तों सबसे छोटा महादेश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महादेश है। कौन सा महादेश दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया महादेश है, जो कि सबसे छोटा महादेश है। ऑस्ट्रेलिया महादेश का दोस्तों नाम चेंज करके ओशनिया भी कर दिया गया है दोस्तों। अभी हाल में सभी जगह अपडेटेड नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया महादेश का ही नाम ओशनिया महादेश भी है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे। दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि आप विश्व के 7 महादेशों का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए दोस्तों, जिससे कि हमको पता चले कि आप एग्ज़ाम की तैयारी जो किस लेवल से कर रहे हैं दोस्तों, सीरियस है भी या नहीं। यदि दोस्तों आप 7 महादेश का नाम लिख दीजिएगा तो दोस्तों आपको एहसास हो जाएगा और क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे। तो आशा करेंगे दोस्तों कि इतना कुछ आप ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर।
गया है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय शासक। तो दोस्तों कुमारगुप्त इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम इस प्रश्न का दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि याद हो भी गया होगा। काफ़ी इजी प्रश्न है और दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, इजी है और इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, तो आप याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। विजय हजारे ट्रॉफी का जो संबंध है दोस्तों किस खेल से है, तो आपको ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले आप दोस्तों ऑप्शन ए में आपको हॉकी दिया गया है, ऑप्शन बी में फुटबॉल, ऑप्शन सी में क्रिकेट और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि बात करें विजय हजारे ट्रॉफी की, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका संबंध जो है आपका क्रिकेट खेल से है। किस खेल से है दोस्तों, क्रिकेट खेल से है। दोस्तों आप बताएंगे कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों क्रिकेट में एक पक्ष की ओर 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी हो दोस्तों, 11 खिलाड़ी होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी जान लीजिए कि हॉकी के एक पक्ष में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और दोस्तों भारत जैसे महान देश का भी राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, नेशनल प्ले क्या है दोस्तों, आपका हॉकी है, आप याद रखेंगे, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। तो दोस्तों आप इतने प्रश्नों को इस क्वेश्चन के माध्यम से याद करेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 7 में, अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि दोस्तों आपके अफ्रीका महादेश में बहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। यह एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, क्योंकि दुनिया के सबसे लंबे दोस्तों नदी की बात करें तो आपके नील नदी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो किस महादेश में अवस्थित है या दोस्तों बहती है, तो आपके हो जाएंगे नील नदी, जो दोस्तों अफ्रीका महादेश में बहती है। किस महादेश में दोस्तों, अफ्रीका महादेश, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या दोस्तों 8 में आपसे पूछा जा रहा है भारत में, प्रश्न संख्या दोस्तों 8 में आपसे पूछा जा रहा है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो आपके ऑप्शन ए में है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी में है इल्तुतमिश और ऑप्शन सी में दोस्तों केकुबाद, ऑप्शन डी में दोस्तों आपके आराम शाह। दोस्तों यदि इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गोरी का। किसका गुलाम था दोस्तों, मोहम्मद गोरी का। और दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों यदि बात करें गुलाम वंश की, तो दोस्तों 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत का ये दोस्तों काल गुलाम वंश कहलाता है। और दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गोरी का। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसके स्थान पर किसने आया दोस्तों, तो इल्तुतमिश उसका उत्तराधिकारी के रूप में दोस्तों आया था। कौन सा दोस्तों, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की एक बेटी जो थी दोस्तों रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो दोस्तों रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी दोस्तों, तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसका उत्तराधिकारी था, तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का। और दोस्तों साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि दिल्ली का जो है आपका कुतुब मीनार, दिल्ली का कुतुब मीनार दोस्तों, दिल्ली का कुतुब मीनार दोस्तों किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों उसकी नींव जो रखी थी कुतुब मीनार बनवाने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। जिसका कार्य दोस्तों किसने पूरा किया, तो उसका उत्तराधिकारी जो होगा उसी ने किया होगा। तो दोस्तों इल्तुतमिश आप याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों उस कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी के रूप में इल्तुतमिश आया था और उसी ने कुतुब मीनार के जो दोस्तों कार्य को पूरा किया था। और दोस्तों कुतुब मीनार का कार्य पूरा करने वाले शासक की बेटी रजिया सुल्तान, कौन दोस्तों, रजिया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। आप इसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। और दोस्तों ये भी आपको एक बात बता दें कि दोस्तों अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमसे ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे अच्छे से तैयारी हो सके और दोस्तों इस बार के एग्ज़ाम में आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सके। तो आशा करते हैं कि आप अवश्य सब्सक्राइब कर लिए होंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये सारा कुछ PDF फ्री में पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ
आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ के सारा कुछ पीडीएफ पा सकते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर आप प्रतिदिन क्यूज कर सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों आपके जैसे कई साथीगण हैं जो अपने एग्जाम के लिए दोस्तों अपने सिलेक्शन के लिए रात दिन प्रयास करते हैं एवं मेहनत को दोस्तों बरकरार रखे हुए हैं। और दोस्तों प्रतिदिन क्यूज के माध्यम से अपने जीके जीएस के बेस को मजबूत कर रहे हैं। तो चाहे तो आप भी वहाँ पे जुड़ के अपने जीके जीएस के बेस को मजबूत कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 9, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टिहरी बांध दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? उत्तराखंड। आप इसे याद रखेंगे, टिहरी बांध उत्तराखंड। टिहरी बांध कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 10, जिसमें कि दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त दोस्तों सर्व उपयुक्त होता है, अर्थात सर्वाधिक गेहूं उस मिट्टी पे उपजाई जाती है। तो दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त जो होती है गेहूं की मिट्टी के लिए तो आपका होता है दोमट मिट्टी। कौन सा मिट्टी दोस्तों? दोमट मिट्टी। दोस्तों काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों आपको बता दें कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए। इसलिए दोस्तों काली मिट्टी को काली कपासी मृदा भी कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा भी है, आप इसे पढ़े होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोमट मिट्टी में गेहूं के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त मिट्टी मानी जाती है और काली मिट्टी दोस्तों कपास की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त मानी जाती है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों आपका किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। दोस्तों यह प्रश्न साइंस से है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए सेलेक्टेड प्रश्नों को लाया गया है, तो यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन की जो दोस्तों मात्रा कितनी है, सांद्रता कितनी है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो दोस्तों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का दोस्तों फुल फॉर्म हो जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो सही उत्तर तो 7 हो जाएगा दोस्तों, लेकिन आप इसे हम चाहेंगे कि आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों क्या होता है पीएच स्केल में 0 से 14 तक के अंक होते हैं, 0 से 14 तक के अंक होते हैं, जिसमें मध्य में दोस्तों इसके मध्य में अंक 7 आता है। दोस्तों जो 0 से 7 तक के जो विलयन होते हैं दोस्तों वो अम्ल कहलाते हैं। जिसका पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है दोस्तों वो अम्ल कहलाता है। एवं 7 से अधिक और 14 से कम के जो विलयन होते हैं दोस्तों वो क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्षार कहलाते हैं। एवं 7 में स्थित रहने वाला विलयन उदासीन होता है दोस्तों, उदासीन होता है। एक ऐसे विलयन का उदाहरण दीजिए दोस्तों जो उदासीन हो। तो आपका जल, जिसे हम लोग पीते हैं दोस्तों, जल का पीएच मान 7 होता है, इसे याद रखेंगे। रक्त का पीएच मान दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान पूछ लिया जाए तो 7.4 होता है, 7.4 दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 दोस्तों आप याद रखेंगे। जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 दोस्तों। और दोस्तों उदासीन विलयन वही आपके जल उदाहरण हो जाएंगे, और उदासीन विलयन पूछ लिया जाए तो उसका भी पीएच मान पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन तो दोस्तों हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर में दोस्तों आपसे पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले गवर्नर जनरल कौन है। दोस्तों पहले गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है आपको, तो आपको यदि दोस्तों आपको पता ना हो तो आपको बता दें कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई दोस्तों कब हुई, तो 1 अप्रैल दोस्तों आपके 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 दोस्तों आप इसे याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1935। और साथ ही साथ दोस्तों यदि पूछ लिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुई, तो दोस्तों 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो दोस्तों आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पहले गवर्नर जनरल के बारे में। पहला गवर्नर जनरल दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा सीडी देशमुख। सीडी देशमुख दोस्तों आपके भारतीय गवर्नर जनरल के पहले गवर्नर थे। कौन से गवर्नर थे, किस प्रकार के गवर्नर थे, तो दोस्तों पहले थे सीडी देशमुख। आप याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 13 में दोस्तों किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो इसका भी कारण है, क्योंकि दोस्तों
1853 ईस्वी में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में दोस्तों 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान भारत में सबसे पहली रेलवे चली थी दोस्तों। रेल लाइन बिछाई गई एवं रेलवे चलाई गई दोस्तों 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान दोस्तों सब भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी, इसलिए लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यह कहाँ से कहाँ तक चली थी तो आपको बता दें मुंबई से थाने के बीच में चली थी और कुल दोस्तों 34 किलोमीटर चली थी। कुल कितने किलोमीटर चली थी? तो कुल दोस्तों आपका 34 किलोमीटर चली थी। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 14, जिसमें कि आपसे पूछा जाता है दोस्तों शुंग वंश की स्थापना किसने की? शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों शुंग वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी में है अग्निमित्र शुंग, ऑप्शन सी में है वसुज्येष्ठ शुंग और ऑप्शन डी में है दोस्तों वसुमित्र शुंग। सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग दोस्तों आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, आप इसे याद रखेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं अगले नंबर की ओर। प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 15, जिसमें कि दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, आप यहां देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है टाइफाइड और हैजा निम्नलिखित में किसके विशिष्ट उदाहरण है? निम्नलिखित में किसके विशिष्ट उदाहरण है? तो दोस्तों आपको बता दें नंबर सी में दोस्तों आपको दिया गया है जल जनित रोग। दोस्तों टाइफाइड और दोस्तों आपका हैजा जो है जल जनित रोग है। एक प्रकार की गंदगी जल से दोस्तों यदि आपका उसका सेवन करते हैं तो दोस्तों आपको बहुत उम्मीद है कि आपको टाइफाइड और हैजा रोग होने का एक बहुत बड़ा लक्षण है दोस्तों। एक विशिष्ट उदाहरण है जल जनित रोग, क्योंकि दोस्तों जल के गंदापन से यह रोग हमारे शरीर में प्रवेश करता है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर प्रश्न संख्या 16 है आपका दोस्तों, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी को एक अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में दोस्तों पृथ्वी को अपने अक्ष पर प्रश्न संख्या 16 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को अपने 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है दोस्तों? तो आप 4 मिनट याद रखेंगे। 4 मिनट दोस्तों आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 17, जिसमें कि दोस्तों आपसे पूछा गया है किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था या चलाया गया था? तो दोस्तों आपको बता दें 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 दोस्तों 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक नमक कानून के विरोध में दोस्तों गांधी जी द्वारा पैदल यात्रा साबरमती आश्रम से दोस्तों दांडी पहुंचकर नमक कानून के विरोध में दोस्तों नमक तोड़ो आंदोलन चलाया, जिसको दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। अर्थात 1930 ईस्वी में दोस्तों गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, चलाया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ? असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, जिसे दोस्तों 1922 ईस्वी में स्थगित करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों 1922 ईस्वी के 4 से 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के घटनाकांड के कारण दोस्तों, जिसमें उत्तर प्रदेश के दोस्तों चौरी चौरा जगह में दोस्तों एक घटना हो गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन दोस्तों चौरी चौरा घटनाकांड के कारण दोस्तों महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन जो कि 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था स्थगित करना पड़ा दोस्तों। कब हुआ था यह घटना? तो 4 से 5 फरवरी 1922 ईस्वी में दोस्तों चौरी चौरा की घटना हुई थी और दोस्तों असहयोग आंदोलन का आरंभ 1920 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा यदि पूछ लिया जाए आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो दोस्तों 1942 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 3 आंदोलन महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन थे, जिसके बाद दोस्तों भारत को आज़ादी मिली है। तो दोस्तों चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 है आपका, भारत की सबसे पुरानी
श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको यहाँ दिया गया है पश्चिमी घाट, और दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है हिमालय, ऑप्शन सी में पूर्वी घाट और ऑप्शन सी में है अरावली। तो दोस्तों यदि आप बात करें कि भारत की सबसे प्राचीन या पुरानी पर्वत श्रृंखला की, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये सारा प्रश्न दोस्तों PYQ प्रश्न है, कई एग्जामों में दोस्तों PYQ प्रश्न है, सारा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपको यह बात इग्नोर नहीं करना है कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो भी दोस्तों आपको प्रश्न दिए गए हैं फालतू के प्रश्न है, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप वीडियो को 1 से 2 बार देख के याद कर लेंगे। यदि दोस्तों आपको इसी वर्ष 2024 में अपना सिलेक्शन लेना है, अपना सिलेक्शन पक्का करना है, तो दोस्तों आपको संघर्ष करनी पड़ेगी और वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिए दोस्तों। यदि आप नोट कर रहे हैं तो एक ही बार देखिए, नोट करके दोस्तों उसे रिविजन, क्योंकि दोस्तों नोट के माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं। और दोस्तों यदि नोट करने का समय आपके पास नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां दोस्तों ये सारा कुछ PDF आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा दोस्तों, ताकि आप रिवीजन कर सके। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में दोस्तों UNO संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं, तो कुल सदस्य दोस्तों 15 है। कुल सदस्य देश 15 है, जिसमें दोस्तों 5 सदस्य अस्थायी होते हैं, 5 सदस्य दोस्तों अस्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी देश होते हैं दोस्तों। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल मात्र 2 वर्षों का होता है, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसमें कुल 15 सदस्य देश है, जिसमें दोस्तों 5 सदस्य देश जैसे कि रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और फ्रांस दोस्तों आपके अस्थायी सदस्य देश है। रूस, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका और फ्रांस दोस्तों आपके अस्थायी सदस्य देश है, और 10 सदस्य दोस्तों अस्थायी होते हैं, जिनका कार्यकाल मात्र 2 वर्षों का होता है, आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, और आज का दोस्तों आपका यह अंतिम नंबर प्रश्न है। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपके अगले वीडियो में आएगी, तो आप उसके लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए दोस्तों, ताकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ साथ दोस्तों आपको सही गाइडेंस और दोस्तों ये सारा कुछ PDF फ्री में मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए दोस्तों। सभी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले देने की पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों, जहां तक हमसे हो सकेगा। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों अंतिम नंबर प्रश्न के रूप में, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदियाँ करती है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण हमारे देश की सबसे बड़ी नदी और लंबी नदी दोस्तों, सबसे लंबी नदी की बात करें तो आपका गंगा हो जाएगा। सबसे लंबी नदी की बात करें तो दोस्तों भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी हो जाएंगी, और दोस्तों सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएंगी। यह दोनों नदी दोस्तों विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करता है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नाम की 2 नदियां करती है, जो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की सबसे चौड़ी नदी हो दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों। और दोस्तों सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण कहाँ करती है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में करती है, पश्चिम बंगाल राज्य में करती है, जो बंगाल की खाड़ी तक जाती है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपका आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।